आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य के लोक कल्याण एवं अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाहन, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 43 के क के तहत उद्योगों के प्रबंधन एवं कर्मकारों को भाग लेना वर्णित है। आर्टिकल 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख से संबंधित और शिक्षा का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हितों की अभिवृद्धि वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर एवं उसको ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्यों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन में संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 48 के क के तहत पर्यावरण तथा संरक्षण, संवर्धन, वन्य एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों के वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। 42वें में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में शामिल किया गया है। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्यों की कुछ सूची हैं जिसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। 51 क में मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा पॉइंट, देश की रक्षा करे और आह्वान के किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा पॉइंट है, भारत के सभी लोग की में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश
या वर्ग पर आधारित सही भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला पॉइंट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र में निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यदि माता पिता या संरक्षक तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नोट, मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट बिंदु का पॉइंट्स है, संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक के शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में होते हैं, मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम भारत सरकार के जो प्रमुख अंग है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। भारत सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। अब विधायिका के बारे में हम लोग समझें। विधायिका का 2 भाग होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। आप जानते हैं कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में राज्यसभा में कुल 250 सीट है, जबकि लोकसभा में 550 सीट है। तो विधायिका के अंतर्गत आ गया राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सीट है और लोकसभा में 550। कार्यपालिका में के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। न्यायपालिका के में 3 भाग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। चूँकि जानते हैं कि देश का पहला सिटीजन राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लें। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होता है। वह इसका प्रयोग संघ या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ, राज्य एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान के संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन विधानमंडल में शामिल हैं। आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल, संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पदावधि के समय क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति पदावधि 5 वर्ष के होते हैं। हालांकि यह कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बने रहते हैं। आर्टिकल 57 के अनुसार राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। शपथ। अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। महाभियोग कब लगता है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 के खंड ए के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। सांसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति के 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। महाभियोग के बारे में। महाभियोग संसद का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद को रिक्ति के 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। विशेष यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसे पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में करेगा। यदि उसके पुनः पद ग्रहण करने के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का रिक्त हो पद, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। अभी तक स्वतंत्र भारत में 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिनको हम थोड़ा सा कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनकी कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, यानी 12 वर्ष तक। दूसरे राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। चौथे बीबी गिरी, 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। पाँचवें फखरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। छठा नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। सातवां ज्ञानी जैल सिंह, 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। आठवां राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। नौवें शंकर दयाल शर्मा थे, 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। और 10वें थे के आर नारायणन, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। 11वें राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक।
12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। और 14वें राष्ट्रपति के रूप में अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, जो 25 जुलाई 2017 से अभी तक कार्यरत हैं। अभी तक बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायाधीश मोहम्मद हिमायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और बीबी गिरी निर्वाचक के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी को पहली बार चुनाव पराजय हुई, जबकि दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियों हैं। वह शासन से संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और प्रधानमंत्री के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांगता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों को उल्लेख करता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारी को नियुक्त करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय राजदूतों एवं अन्य नियंत्रण महाधिवा अंतर्राज्यीय परिषद के संघ क्षेत्रों की नियुक्ति के लिए करता है। भाषा आयोग सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। संसद के सत्र बुलाने एवं सत्रावासन करने तथा लोकसभा को भंग करने से संबंधित अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के संसद में प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। अनुच्छेद 108। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 परिस्थितियों की संभावना बनती है। पहला, वह विधेयक की स्वीकृति प्रदान करता है। वह विधेयक अपनी स्थिति को स्पष्ट न करते हुए अपने ही पास रख लेता है। इसे राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो कहा जाता है। वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार करने के लिए संसद लौटा देता है। यदि संसद के विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित का राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। नए राज्यों के निर्माण एवं सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित विधेयक किया गया है।